नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कल बंद हो रहे एक आईपीओ की और कंपनी का नाम है एक्वस लिमिटेड। कंपनी प्रिसीशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, स्पेशली एरोस्पेस सेगमेंट में। इसके अलावा इनका एक अन्य सेगमेंट भी है। तो जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, किन किन वर्टिकल्स में काम करती है, किन किन ज्योग्राफीज़ में काम करती है, कंपनी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं और क्या कंपनी इस भाव पर इन्वेस्ट करने लायक यानी आईपीओ में एप्लीकेशन करने लायक है, अवॉइड करने लायक है, या गिरावट में यानी कि लिस्टिंग के बाद गिरावट में खरीदने लायक है। तो इन सब का जिक्र हम करेंगे, वो भी बहुत ही सरल भाषा में, हमेशा की तरह। अब जानते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। तो कंपनी लगभग 25 साल पहले स्थापित हुई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। तो उस समय सन 2000 में जब इसकी स्थापना हुई तो इस कंपनी का नाम मैकेनिकल ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड था। 2006 में कंपनी ने अपना नाम बदला और इस कंपनी का नाम बदलकर क्वेस्ट मशीनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया। 2011 में फिर कंपनी ने अपना नाम बदला और क्वेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम रख दिया गया। 2014 में इसका नाम एक्वस प्राइवेट लिमिटेड रखा गया। 2025 में, अप्रैल 2025 में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया और इसका कारण आप समझ ही गए होंगे कि इसका आईपीओ लाना था, तो उस समय इसका नाम एक्वस लिमिटेड कर दिया गया। अब आप ये कहेंगे इतने सारे नाम बदलने का कारण क्या है। देखिए क्या होता है, कंपनी जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो अलग अलग एरिया में ट्राई करता है। जब एक बिज़नेस नहीं चलता तो दूसरे बिज़नेस को ट्राई करता है, दूसरा बिज़नेस नहीं करता तो तीसरे बिज़नेस को ट्राई करता है, कुछ मर्जर करता है, कुछ अपने डीमर्जर करता है, कोई कुछ डिविजन्स बंद करता है। तो इन सारी प्रक्रियाओं में वो ये चाहता है कि कंपनी का नाम इस प्रकार का हो जो उसकी करंट जो वर्किंग है ना, जो कार्यशैली है या जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उसको रिफ्लेक्ट करे। इसलिए इस कंपनी ने काफ़ी सारे पापड़ बेले होंगे, इस कारण से इन्होंने बार बार अपना नाम जो है चेंज किया और फाइनली इस बार इनका नाम एक्वस लिमिटेड हो गया है। तो ये आईपीओ 3 से 5 दिसंबर तक चलेगा, यानी कल इसकी लास्ट डेट है, कल ये बंद होने वाला है। प्राइस बैंड 118 से 124 रुपये, लेकिन ये 118 124 का कोई मायने नहीं है। आप ये समझ लीजिए जो अलॉटमेंट होगा वो 124 रुपये पर होगा, तो इसका प्राइस जो है वो 124 रुपये है। इशू साइज़ जो है यानी टोटल कितने रुपए ये रेज़ कर रहे हैं, अमाउंट कितना रेज़ कर रहे हैं, वो 921.8 करोड़ या आप ये कहें कि 922 करोड़ ये इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसमें से ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये जो एग्जिस्टिंग इनके शेयर होल्डर्स हैं वो बेच रहे हैं, उसमें से कुछ जो है प्रमोटर्स भी बेच रहे हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी में प्रमोटर बेच रहे हैं, और बाकी जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स होते हैं वो बेसिकली वो बेच रहे हैं। तो 251.8 करोड़ का जो अमाउंट है वो तो ऑफर फॉर सेल है, वो कंपनी में जाएगा नहीं, वो जो शेयर बेचने वाले हैं उनके पास आने वाला है मुनाफे के रूप में, और मुनाफे प्लस जो ओरिजिनल उनकी कॉस्ट है उसके रूप में, और जो 670 करोड़ है इसमें से वो फ्रेश इशू है, यानी वो कंपनी में जाएगा। अब कंपनी क्या करेगी, जो 670 करोड़ उनको मिलेंगे, तो इसमें जो है ये 433 करोड़ जो है ना, मोटा मोटा जो मैं अमाउंट, जो मोटा अमाउंट है उसके बारे में डिस्कस में कर रहा हूँ। तो 670 में 433 करोड़ जो है ना उनके कुछ उधारी है, और उधारी बड़ी सिग्निफिकेंट है, और इस एस्पेक्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 433 करोड़ की तो उधारी चुकाएंगे और 64 करोड़ का कोई केपेक्स करेंगे। केपेक्स का मतलब जो इनके पास मशीनरी है उसको मॉडर्नाइज करेंगे, कुछ एडिशनल मशीनरी लगाएंगे और ये सब। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, तो 7 करोड़ 43 लाख टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ही इशू करेंगे, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वहाँ पर उसका जो कोटा है जो रखा गया है वो केवल 10% रखा गया है, और जो QIB का पोर्शन है वो 75% है। अब इससे क्या मतलब निकलता है, QIB का मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो पिछले जितने बड़े बड़े FII हुए या जितने म्यूचुअल फंड्स हुए या जो ऑर्गेनाइज्ड जिनका सेटअप है, तो वो वाले जो फंड हाउसेस है ना उनके लिए 75% है, आपके हमारे जैसे रिटेल के लिए मात्र 10% है। तो आप ये समझ लीजिए कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस तो बहुत कम है। दूसरी बात ये 75% अगर QIB लेके बैठ जाएगा
तो ऑफ कोर्स वो पैसा कमाने के लिए बैठा है। तो अब आप समझ लीजिए कि शेयर की चाल जो है ना वो किस तरफ जा सकती है। मेरा कोई भी इसमें हिंट नहीं है, किसी भी तरीके की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप हमेशा अपना एनालिसिस स्वयं करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो एक लाइन में हम बात करें कि कंपनी क्या करती है, तो कंपनी प्रेसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। प्रेसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब, इसको समझ लेते हैं। वैसे तो हमने एमटार टेक्नोलॉजी पर एक वीडियो बनाया था और उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था कि प्रेसिशन आखिर मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। फिर भी जिन लोगों ने, अगर कई लोगों ने आप में से नहीं देखा होगा तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। प्रेसिशन का मतलब ये है कि आप इतना परफेक्ट दो चीज़ों को फिट करें आपस में, जैसे मोबाइल का चार्जर और मोबाइल का चार्जिंग स्लॉट। तो मोबाइल का जो चार्जर की पिन होती है वो जब स्लॉट में जाती है तो वो तो ना तो ढीली होनी चाहिए और ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो मोबाइल के चार्जर के स्लॉट में नहीं जाएगा। तो अगर इसको मैं इस तरीका फिटिंग कर दूं कि जो स्लॉट के दोनों साइड हिस्सा रहता है, जब मैंने मोबाइल के चार्जर के स्लॉट में मोबाइल की चार्जिंग पिन मैंने अगर फिट कर दी तो उसके साइड में एक बाल के बराबर भी या बाल की साइज़ का 1/1000 टाइम्स भी अगर उसमें कोई चीज़ उस साइज़ की चीज़ भी नहीं जा सके तो हम कहेंगे वो प्रिसिशन इंजीनियरिंग है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेसाइज करेक्ट तरीके से बना हुआ है। अब एमटार टेक्नोलॉजी भी डिफेंस के क्षेत्र में, एरोस्पेस के क्षेत्र में काम करती थी और वहीं प्रिसिशन की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ये जो कंपनी है ये भी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बनाती है, यानी फिटिंग जो है ना वो जहाँ वो फिट होने वाला है पार्ट वो परफेक्ट फिट होना चाहिए, क्योंकि आप एयरक्राफ्ट वाले बिजनेस में, एयरक्राफ्ट वाले धंधे में कोई भी लीवे या कोई ढील नहीं दे सकते कि भाई हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ढीला रह गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, एग्जैक्ट परफेक्ट फिटिंग उसकी होनी चाहिए। तो ये इस कंपनी की स्ट्रेंथ है एक्चुअली। और हर कंपनी इस तरह के प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बना सकती। तो पहली चीज़ तो ये कि ये प्रेसिशन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर हैं। दूसरा, जैसे मैंने जिक्र कर ही दिया कि ये एरोस्पेस सेगमेंट में इनका मेजर रेवेन्यू आता है। और तीसरी चीज़ इनकी जो खास बात है, ये फुल्ली वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ इनके पास हैं। इस चीज़ का क्या मतलब, वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये है मैं रॉ मटेरियल के प्रोक्योरमेंट से लेके, मैं रॉ मटेरियल बाज़ार से ला सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद मैं हर स्टेप पे उस पार्ट को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ आवश्यक है। इंजीनियरिंग में कई प्रोसेसेस होती हैं, फोर्जिंग होती है, मशीनिंग होती है, तो इस तरह की काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो मैं मेरी ही फैक्ट्री में करता हूँ। मुझे कहीं से आउटसोर्स कराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी दूसरी कंपनी से आधा बना हुआ माल लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं रॉ मटेरियल लाऊंगा, उसको अपने हिसाब से इंजीनियर करूँगा और इंजीनियर करके फाइनली जो फिनिश गुड जो मेरा होगा, फिनिश जो पार्ट होगा, वो मैं मेरे क्लाइंट को पकड़ा दूंगा। अब कौन कौन से इनके क्लाइंट्स हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री में, इसकी हम बात करेंगे। अब जान लेते हैं इनके बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में। तो एक सेगमेंट के बारे में तो मैंने आपसे जिक्र कर ही दिया, वो सेगमेंट रिलेटेड है एरोस्पेस इंडस्ट्री से, तो वहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है वो 12% आता है। दूसरा जो इनका सेगमेंट है वो इनका कंज्यूमर इंडस्ट्री सेगमेंट है। वहाँ पर ये क्या करते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँगा और वहाँ से इनका रेवेन्यू 12% आता है। इस एरोस्पेस सेगमेंट में ये क्या क्या चीज़ बनाते हैं, तो उसमें ये इंजन पार्ट्स बनाते हैं, असेंबली पार्ट बनाते हैं, एक्चुएशन पार्ट्स बनाते हैं, इंटीरियर पार्ट्स बनाते हैं, लैंडिंग गियर्स पार्ट्स बनाते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ हुई, इंजन पार्ट्स तो एयरक्राफ्ट का जो इंजन है उससे रिलेटेड जो पार्ट होते हैं उसमें वो बनाते हैं। और वहाँ पर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने का एरिया ही नहीं है। यहाँ पर तो आप बिल्कुल भी ज़ीरो टॉलरेंस लेके चलते हैं। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये नो रिस्क एट ऑल, फेलियर के कोई चांस ही नहीं है। दूसरी तरीके के जो पार्ट्स ये बनाते हैं असेंबली पार्ट्स बनाते हैं, दो चीज़ों को जोड़ने वाले जो एरिया होता है वहाँ पर। और ये एयरक्राफ्ट में काफ़ी जगह काम आते हैं। जहाँ दो चीज़ें मिलती हैं आप ये समझ लीजिए वो असेंबली पार्ट्स हैं, एक्चुएशन पार्ट्स हैं। एक्चुएशन पार्ट का मतलब ये कि कोई भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए वो लैंड कर रहा है, तो लैंड करने पर वो जब
पायलट कोई बटन दबाएगा तो वहाँ से किस प्रकार से वो पहिए बाहर निकलेंगे, जिस मैकेनिज्म से वो पहिए बाहर निकलते हैं उनको एक्चुएशन पार्ट्स बोलते हैं। इंटीरियर पार्ट्स बनाते हैं। इंटीरियर पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, एयरक्राफ्ट के अंदर जो केबिन होता है उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं तो वो ये बनाते हैं। इसके अलावा लैंडिंग गियर पार्ट्स होते हैं। लैंडिंग गियर उसके घुटने और पैर हैं। दूसरा इनका जो सेगमेंट है जहाँ से इनका रेवेन्यू 12% आता है वो है कंज्यूमर सेगमेंट। तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, छोटे कंपोनेंट बनाते हैं ये। इसके अलावा आउटडोर टॉयज़ बनाते हैं, बाहर बच्चे जिस चीज़ को ले सकें। कई बार ऐसे होता है ना, बच्चों की छोटी छोटी बच्चों का टॉय गन होती है या इस तरह की जो चीज़ें होती है जिससे आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं आप, तो वो चीज़ें। इसके अलावा व्हीकल टॉयज़ हैं। व्हीकल टॉयज़ के बारे में आप समझ ही गए होंगे, कोई मोटर बाइक है, कोई कार है, कोई ट्रक है, इस तरह के खिलौने। फिर ये डॉल्स और टॉय सेट, गर्ल्स जनरली डॉल से खेलती हैं। बॉयज़ जनरली जो टॉय सेट्स होते हैं जिसमें कोई पुरुष है या कोई ही मैन है या कोई सुपरमैन है, इस तरह के टॉयज़ ये बनाते हैं। इसके अलावा किचन के लिए भी ये नॉन स्टिक कुकवेयर ये बनाते हैं। ये सब प्लास्टिक पार्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को छोड़ने के अलावा। इनके अगर क्लाइंट्स की बात करें तो बोइंग और एयरबस जैसे इनके क्लाइंट्स हैं, और बोइंग इनके साथ 8 साल से एसोसिएटेड है और एयरबस जो है 15 साल से इनसे कंपोनेंट्स ले रहा है। अब इस चीज़ का क्या महत्व, इस चीज़ का सिग्निफिकेंस ये है कि भाई ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि आईपीओ आया उससे साल 6 महीने पहले जो है ना इन्होंने ऑर्डर लेने शुरू कर दिए और आईपीओ में ये दिखा दिया कि साहब नहीं, मैं तो देखो मेरे ये 2 क्लाइंट्स और भी हैं, एयरबस भी है और बोइंग भी है। हो सकता है उस समय इनके कंपोनेंट का डेमो टेस्टिंग हो रही है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट जिसको बोलते हैं, वो ये करने वाले हों उस कंपनी के सामने। तो ऐसा नहीं है, लंबी रिलेशनशिप है, 8 और 15 साल का इनके साथ रिलेशनशिप है। तो आप 2 चीज़ें इससे अश्योर्ड हो सकते हैं। एक तो इनकी क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स के बारे में कि भाई इनकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, इनके कंपोनेंट जो अच्छी क्वालिटी के हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन, क्योंकि सर्टिफिकेशन के बगैर इस तरह के जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं एयरक्राफ्ट में लगने वाले वो आप बना नहीं सकते। दूसरा, इनका जो कंज्यूमर सेगमेंट है वहाँ पे इनके जो इनके क्लाइंट्स हैं वो हासब्रो, फिर स्पिन मास्टर, वंडर शेफ। तो इस तरीके वंडर शेफ जो है ये बेसिकली कुकवेयर में इनका क्लाइंट है, और बाकी ये जो स्पिन मास्टर और ये सब हैं ये इनके खिलौने वाले कंपोनेंट्स में है। अब यहाँ से भी जो इनकी रिलेशनशिप है ना ये 5 से 7 साल तक की इनकी रिलेशनशिप है इन लोगों से भी, यानी कंज्यूमर सेगमेंट में भी ये 5 से 7 साल से काम कर रहे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स या आइटम्स जो ये बनाते हैं वो कितने बनाते हैं, तो ये 5000 से ज़्यादा इनके SKU या स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। इनके रेवेन्यू की बात करूं तो मात्र 11% जो रेवेन्यू, इनका टोटल रेवेन्यू का 11% वो भारत से आता है, और बाकी 89% जो आता है वो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी अलग अलग कंट्रीज से। उसमें जो 2 मेजर कंट्रीज़ हैं वो हैं 24% आता है USA से और 24% ही आता है फ्रांस से। अब ये जो 24% फ्रांस और USA से आता है, अब ये इनके मेजर क्लाइंट हो गए। तो मेजर क्लाइंट के पास, जैसे हमने प्रिकॉल का एक वीडियो बनाया था उसमें इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी प्रिकॉल वालों की, कि जहाँ जहाँ उनके क्लाइंट्स जाते थे प्रिकॉल वाले भी वहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर लेते थे। इससे क्या फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये होता है कि आदमी को एक तो लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में, ये कंपनी क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उस लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में, प्रोडक्ट के लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में उसको पता होता है, आपको पता होता है आपकी क्लाइंट कंपनी के बारे में। तो आप पहले से ही जैसे जैसे वो आपकी क्लाइंट कंपनी प्लान तैयार कर रही है वैसे वैसे आप अपने कंपोनेंट को अपग्रेड करते हैं, नया कंपोनेंट उनको ऑफर करते हैं। तो ये आपको कंपटीशन से आगे रहने में मदद करता है। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो एक तो भारत में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ या क्लस्टर्स जो हैं वो भारत में, और 2 जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स में और फ्रांस में। उसका कारण मैंने आपको बताया अभी कि 24% इनका जो रेवेन्यू आता है ना वो अमेरिका से आता है और 24% ही जो रेवेन्यू इनका आता है वो फ्रांस से आता है। तो ये क्लाइंट के नज़दीक रह के क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझ के और तुरंत जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, या कंपोनेंट कोई पर्टिकुलर नया कंपोनेंट डेवलप करना वो तुरंत डेवलप कर देना, और लगातार जो उनकी डेवलपमेंट टीम है यानी बोइंग की जो या एयरबस की जो डेवलपमेंट टीम है, या अमेरिका और फ्रांस में जो इनके क्लाइंट्स हैं उनकी जो डेवलपमेंट टीम है उनके साथ ये लगातार तालमेल बिठा सकें और उस हिसाब से अपना जो सिस्टम है या अपने जो कंपोनेंट्स हैं ना वो डेवलप कर सकें। इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर्स हैं वो कर्नाटका में स्थित है और वो SEZ में। उसका कारण ये है कि ये ज़्यादातर अपना माल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो पहली चीज़ हाई एंट्री बैरियर है, आसानी से
कोई इस क्षेत्र में एंटर नहीं हो सकता। उसका कारण दो हैं, एक तो सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है क्योंकि लाइफ का रिस्क होता है। जो एरोस्पेस से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी क्लाइंट कंपनीज हैं उनसे। और दूसरी बात ये कि क्योंकि प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं इसलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मशीनरी में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो स्पेशलाइज मशीनरी होती है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हायर होता है। दूसरी चीज़ ये खास बात ये कि ये जैसे मैंने बताया ये बहुत ही पास अपने कस्टमर्स के हैं, तो आसानी से कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। फिर क्या है कि हाई वैल्यू सेगमेंट में डील करते हैं, एयरक्राफ्ट के जो हाई वैल्यूज जैसे इंजन के पार्ट्स हैं उसमें डील करते हैं तो हाई वैल्यू सेगमेंट है। फिर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, ये मैंने आपको जिक्र किया है कि बोइंग से मतलब चाहे कंज्यूमर सेगमेंट में हो चाहे एरोस्पेस सेगमेंट में हो, इनके कम से कम 5 से साल तक की रिलेशनशिप मिनिमम है अपने क्लाइंट्स के साथ। वीकनेस की बात करूं तो सेगमेंट कंसंट्रेशन है, 88% रेवेन्यू जो इनका आता है वो आता है एरोस्पेस सेगमेंट से। हालांकि जैसे मैंने बताया कुछ समय से इन्होंने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर दिया है और ये जो कंज्यूमर सेगमेंट है इसमें भी एक्टिव हो रहे हैं। फिर जो इनके कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करूँ तो जो टॉप 10 इनके क्लाइंट्स हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 82.5% आता है, तो कस्टमर कंसंट्रेशन बहुत ज़बरदस्त है। तीसरी वीकनेस ये कि रिक्वायरमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जब एंड यूजर इंडस्ट्री को यानी एयरोस्पेस इंडस्ट्री को जब रिक्वायरमेंट होती है तभी ऑर्डर आते हैं। अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती या कोई इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है उन इंडस्ट्री में तो इस कंपनी को ऑर्डर नहीं मिलते। हालांकि जैसे मैंने बताया ये अन्य सेगमेंट्स में अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी वैल्यूएशन की बात करूं तो एस्टिमेट ये है कि इनका जो FY26 का रेवेन्यू है वो लगभग 1074 करोड़ रहेगा और FY23 से FY26 के बीच में इनकी जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो 9.8% रहेगी, जो ठीक ठाक सी है, ना ज़्यादा है ना कम है। फिर लेकिन कंपनी जो है ना वो लॉस मेकिंग है। उसका कारण ये है कि इनके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन, और जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये 433 करोड़ जितने ये रेज़ कर रहे हैं, 670 करोड़ जो फ्रेश इशू से है उसमें से जो 433 करोड़ हैं वो डेट को रीपे करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत संभव है कि इनका इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाए और ये अभी जो लॉस में है उससे प्रॉफिट में आ जाएं। और इनकी जो डेट टू इक्विटी फिलहाल है, डेट टू इक्विटी रेशो वो 100 रुपये की इक्विटी पर 60 रुपये का कर्जा है। तो जैसे मैंने बताया पिछले वीडियोस में कि हम जब भी कोई लॉस मेकिंग कंपनी होती है उसको P/E से हम मेज़र नहीं कर सकते, यानी उसको वैल्यूएशन का एक मीट्रिक P/E नहीं हो सकता क्योंकि उसकी EPS नेगेटिव होती है। तो वहाँ पर जनरली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो EV टू सेल्स करते हैं, तो EV टू सेल्स इसकी जो है वो 8.7 है। एक और ख़ास बात इस कंपनी के साथ ही कि साल दर साल इनका जो एबिटा मार्जिन है, एबिटा मार्जिन का मतलब ये कि मेरा सारे खर्चे निकालने के बाद, फिक्स्ड और वेरिएबल सारे खर्चे निकालने के बाद जो मेरे पास मार्जिन आता है वो मेरा साल दर साल बढ़ रहा है। इसकी कंपेरेबल कंपनी की मैं अगर बात करूँ तो यूनिमैक एरोस्पेस जो है वो इसकी एक कंपेरेबल कंपनी मानी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर जो EV टू सेल्स उसका रेशियो है वो 20.1 है, जबकि इस कंपनी का जो EV टू सेल्स रेशियो है ना वो 8.7 है। तो इसके हिसाब से ये कंपनी नज़र आती है, सस्ती नज़र आती है, लेकिन जो यूनिमैक है ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और उसका जो ROE है 11.5% है। और उसकी हालांकि यूनिमैक की जो सेल्स है वो इस कंपनी की सेल्स की आधी है। तो आपको डेट बर्डन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि डेट से अगर रीपेमेंट जब करने के बाद इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं उसमें ये बहुत चांसेस हैं कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी और यही इस कंपनी में एक ट्रिगर है। पोस्ट इशू मार्केट कैप की बात करूं तो 8300 करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा, ठीक ठाक सी छोटी कंपनी है। दूसरी बात ये कि प्रमोटर के पास पोस्ट इशू 59% रह जाएगा और अदर्स के पास 41% रह जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट्स वाली कंपनीज होती हैं इनमें हाई एंट्री बैरियर होता है और इस कंपनी के बहुत ही सिग्निफिकेंट क्लाइंट लिस्ट है और इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है ये हर कंपनी को हासिल नहीं होती। हालांकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है, लेकिन आपको इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र रख के जब लिस्टिंग के या इस IPO के बाद इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र रखनी है और ये देखना है कि डेट बर्डन का इम्पैक्ट एक्चुअली क्या हुआ है। मेरे नज़र में ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। आपको जो भी निर्णय इस बारे में लेना हो एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र से और पूछें कि अगर ये
आईपीओ की लिस्टिंग के बाद इसमें कुछ करेक्शन आता है कि ये लेने लायक है या नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।